Hello, welcome to Exams Prep Target channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is energy sources cell. We can define a cell as a source of EMF in which a chemical energy is converted into electrical energy. Chemical energy को convert करेगा आपका सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. कुछ केमिकल कंपोनेंट्स हैं. हमारे पास 2 मेटल प्लेट्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स की होगी, एक सॉल्यूशन में इमर्ज्ड रहेंगी. जो A2 मेटल प्लेट्स हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं और ये जो भी सॉल्यूशन है इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. तो आप जब भी सेल की स्टडी करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी तरह से आपके पास कुछ करंट एंड वोल्टेज आपका सेल प्रोवाइड करवा रहा है लोड पे. तो हम इस लेक्चर में केमिकल पार्ट को कवर नहीं करेंगे कि सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगी. तो उस पार्ट को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट उस तरह की नहीं है. हम इलेक्ट्रिकल पार्ट कवर करेंगे. हम देखेंगे कि कोई भी सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या हैं, कोई भी सेल है वो कितनी आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, कितना करंट दे रहा है, वो कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर की रिक्वायरमेंट ऐसी है. अगर हम ये केमिकल रिएक्शंस का पार्ट भी कवर करेंगे आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आपके पेपर की उस तरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. तो आप अगर KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिस तरह के पेपर्स, जिस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं तो उसी के बेस्ड हमने ये लेक्चर आपके लिए डिज़ाइन करा है. तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं. हमने ये देखा कि 2 मेटल प्लेट्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं, और जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में वो है हम उसे इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स रहेंगी और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा होगा. तो देखिए, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक जो प्लेट है या इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और दूसरी जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, EMF. और इसी तरह से आपका सेल एक EMF इंड्यूस कर रहा है लोड पे. जो इस EMF का मैग्नीट्यूड है, देखिए हमने ये कहा कि हम वोल्टेज और करंट पे डिस्कशन अपनी रखेंगे, तो इन्हीं पे हम अपनी डिस्कशन रखते हैं. और जो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF है, जितनी वोल्टेज है सेल की, वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हम पढ़ेंगे तो उनमें आपको क्लियर होगा, और किस तरह की इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी आपको क्लियर होगा. तो इन्हीं के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की इलेक्ट्रोड हम अपने सेल में यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं. तो आपकी वोल्टेज या EMF की वैल्यू इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. और सेकेंड पार्ट है आपका करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, जिससे हम कैपेसिटी भी कहते हैं. ये सारी चीज़ें अभी हम डिफ़ाइन भी करेंगे कि सेल की वोल्टेज को किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, कैपेसिटी को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं. तो अगर किसी एक सेल की कैपेसिटी को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ कि कितना वो करंट डिलीवर कर सकता है. ठीक है, तो कितना करंट डिलीवर कर सकता है वो आपका साइज ऑफ प्लेट्स या इलेक्ट्रोड्स, दिस इलेक्ट्रोड साइज पे डिपेंड करेगा. बट EMF ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइजिंग एंड स्पेसिंग ऑफ द प्लेट. EMF आपकी सेल का कितना साइज है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स पे. और कैपेसिटी की, कितना करंट आपका एक सेल प्रोवाइड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा साइज पे. अगर साइज ज़्यादा है तो ये हम क्या कह सकते हैं कि बाकी फैक्टर्स अगर हमने कांस्टेंट ही रखे हैं और एक सेम ही तरह का कंस्ट्रक्टेड सेल है, 2 सेल्स हैं और दोनों का साइज एक का ज़्यादा है एक का कम है, बाकी फैक्टर्स अगर हम सेम रखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लार्जर सेल है वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो करंट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है. बट EMF के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते. EMF डिपेंड आपका करता है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे. अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर. वन इज़ प्राइमरी सेल एंड अनदर वन इज़ सेकेंडरी सेल्स. इन्हें स्टडी करते हैं हम और देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है. इस सेल इन विच केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट रिवर्सिबल इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेल. देखिए, जैसे हम जो सेल अपने रिमोट में यूज़ करते हैं, जब हम उस सेल को यूज़ कर रहे होते हैं उसके बाद जब हमारा रिमोट काम करना बंद कर देता है तो हम उस सेल को फेंक देते हैं और उस रिमोट में नया सेल डाल देते हैं. तो वो आपका कौन सा सेल है, वो प्राइमरी सेल है. केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता. बट जो हम इन्वर्टर में सेल यूज़ कर रहे हैं, दैट केमिकल रिएक्शन इन दैट टाइप ऑफ सेल इज़ रिवर्सिबल. हम उसे चार्ज कर सकते हैं. जो हमारी
मोबाइल्स में यूज़ हो रहा है, पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज़ हो रहा है, उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों साइकिल्स रहती हैं। केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है आपके सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल्स में, और एक ऐसे सेल हैं जिनमें नॉट रिवर्सिबल है। अगर एक बार सेल डिस्चार्ज हो गया तो हम उसे चार्ज नहीं कर सकते। दैट टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज प्राइमरी सेल्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स में। होगा क्या, देखिए एक्टिव मटेरियल है जो आपका इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, इलेक्ट्रोड्स हैं, उनमें जो मटेरियल है वो एक बार क्या होगा, यूज़ हो जाएगा। तो जब तक वो यूज़ हो रहा है तब तक आपका करंट आपका सेल प्रोवाइड करवा रहा है, और जैसे ही वो सारा यूज़ हो जाएगा तो आपका जो सेल है वो करंट प्रोवाइड करवाना बंद कर देगा। दे कैन नॉट बी रिचार्ज बैक टू ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज। एक बार डिस्चार्जिंग होगी तो चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। In order to renew the cell, fresh active materials are provided, which makes them expensive source of electrical energy. आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो एक्टिव मटेरियल्स है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेंसिव है, ऐसा करना एक्सपेंसिव है। दे कैन नॉट प्रोवाइड लार्ज एंड स्टडी करंट फॉर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो आपको करंट बहुत लॉन्गर टाइम के लिए प्रोवाइड नहीं करवा सकते एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सेल्स। अब सेकेंडरी सेल्स हैं, सेल इन विच केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। नो एक्चुअल कंजप्शन ऑफ एनी प्लेट। ठीक है, एक्टिव मटेरियल आपका एक्चुअल में कंज्यूम नहीं हो रहा है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस इज रिवर्सिबल। हो क्या रहा है, एक बार चार्जिंग हो रही है, एक बार डिस्चार्जिंग हो रही है। जब आपका डिस्चार्जिंग हो रही है दैट मीन्स आप अपने सेल से करंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब चार्जिंग हो रही है, अगर आपका सेल डिस्चार्ज हो चुका है तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन रिवर्स करवाना है तो आप क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका सेल करंट प्रोवाइड करा रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप करंट प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो सेल है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम चार्जिंग कह रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें दो साइकिल्स हैं, वन इज डिस्चार्जिंग एंड अनदर वन इज चार्जिंग। जब सेल चार्ज हो रहा है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। वैसे नॉर्मली हमने क्या ये डिस्कशन करी कि सेल इज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल्स हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स हैं, वो रिएक्शन कर रही है और आपका करंट आ रहा है। ठीक है, दैट इज योर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, क्योंकि करंट आप उससे ऑब्टेन कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या है, सेल को यही कर रहा है, सेल आपको एक करंट दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहा है। ठीक है, बट जब डिस्चार्जिंग हो रही है तब क्या होता है, आपका केमिकल टू इलेक्ट्रिकल रहेगा, बट जब आपको सेल को चार्ज करना है तो आप उसे करंट प्रोवाइड करवा रहे हो। दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। तो आई होप आपको इस चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं कि जब चार्जिंग हो रही है तब कौन सी एनर्जी में किस तरह से चेंज हो रहा है, कौन सी एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस इसमें से आपको देखने को मिलते हैं। आप जो लेक्चर है उसे स्टडी करेंगे और आप अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, जो भी आपने +1 +2 में पढ़ रखा है, अगर आपको वो चीज़ें क्लियर है तो आप इसका इजीली आंसर दे पाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर में 1 या 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक को छोड़ के जाएंगे, आप इस टॉपिक को करेंगे। इसमें कुछ केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, बट हम उस पार्ट में बहुत इन डेप्थ में उसमें नहीं जाएंगे। हम जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी तरह से आपका लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये डिफरेंस है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं, आपको ये बिल्कुल समझ आएगा। प्राइमरी सेल्स आर इरिवर्सिबल, सेकेंडरी आर रिवर्सिबल। ठीक है, एक बार डिस्चार्ज हो गए तो प्राइमरी सेल चार्ज नहीं हो सकते, बट सेकेंडरी सेल्स में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस लो है, क्योंकि आपको क्या करना है, करंट पास करना है। जब वो डिस्चार्ज हो चुका है तो आप उसे चार्ज भी करना है, तो करंट को फ्लो करने के लिए आपको लो रेजिस्टेंस पाथ ही चाहिए। तो इनका लो रेजिस्टेंस, लो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, बट प्राइमरी का हाई रहेगा। दे आर चीपर। ठीक है, दे आर चीपर एंड दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है, अभी हमने करा कि अगर हम देखिए प्राइमरी सेल का क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आपको आप उसे क्या करोगे, रिप्लेस करोगे, दैट मीन्स दे आर चीपर। बट अगर आपको चाह रहे हैं कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो, दैट आर योर सेकेंडरी सेल्स। तो आपके सेकेंडरी सेल्स प्राइमरी सेल के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव रहेंगे। ठीक है, दे कैन बी ईजिली यूज्ड
दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, सेकेंडरी सेल्स आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। प्राइमरी सेल का शॉर्ट लाइफ टाइम है बट सेकेंडरी सेल्स आर ड्यूरेबल। प्राइमरी सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड सेकेंडरीज आर लार्जर। ठीक है, किन एप्लीकेशंस में ये यूज़ हो रहे हैं? जो प्राइमरी सेल्स है वो टॉर्च, पोर्टेबल अप्लायंसेस में यूज़ हो रहे हैं, और आपके सेकेंडरी सेल्स इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रहे हैं। दे आर मेड अप ऑफ ड्राई सेल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ वेट सेल्स एंड मोल्टन सॉल्ट्स। ये भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। दे काउज इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, दे काउज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके। ठीक है, तो इस तरह का कंपैरिजन आपको दोनों के बीच में पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है ना। वोल्टेज रेटिंग ऑफ द सेल। अब हम देखेंगे वोल्टेज रेटिंग क्या है। वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए सेल इज गिवन बाय ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज इट कैन प्रोड्यूस व्हेन नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट लोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेटिंग सेल की पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखेंगे। कुछ सेल हैं जैसे कार्बन जिंक सेल है या लेड एसिड सेल है, तो पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आ रखा है कि उनकी आउटपुट वोल्टेज क्या है, उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या है। देखिए, हमें कितनी वोल्टेज एक सेल से चाहिए, वो उसकी एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है कि कितनी वोल्टेज का आपको सेल चाहिए। ठीक है, कितने वोल्ट का आपको सेल चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रखे हैं। तो अगर वोल्टेज रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए सेल इज डिफाइंड व्हेन व्हाट वोल्टेज इट विल प्रोवाइड व्हेन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू लोड। ओपन सर्किट वोल्टेज है। ठीक है, लोड से कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। कितनी वो वोल्टेज आपका सेल प्रोवाइड करेगा जब वो लोड से कनेक्टेड नहीं है, उसे आप वोल्टेज रेटिंग कह रहे हैं। अब किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल्स पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड कर रही है। फिजिकल साइज ऑफ द सेल पे डिपेंड नहीं कर रही है कि कितना बड़ा सेल है तो हम ये नहीं कह देंगे कि अगर बड़ा सेल है तो उसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। नो, कैपेसिटी ऑफ द सेल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटी ऑफ द सेल इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ करंट इट कैन सप्लाई टू एक्सटर्नल लोड सर्किट। के कितना करंट आपके लोड पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब करंट को मेज़र करना है तो आपको पता है करंट तभी फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, तो इसे हम ओपन सर्किट से तो नहीं मेज़र कर सकते। तो आपका जो सेल है, कितना एक्सटर्नल लोड सर्किट जब कनेक्टेड है उसको कितना करंट वो प्रोवाइड करवा रहा है, वो आपकी कैपेसिटी है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और ये फिजिकल साइज पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए, हमें पता है अगर साइज पे डिपेंड कर रहा है तो लार्जर सेल विल डिलीवर मोर करंट एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन स्मॉलर वन। नेक्स्ट वन इज सेल लाइफ। सेल लाइफ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज़ गिवन बाय द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द सेल कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सेल्फ विदाउट लूजिंग मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी। ठीक है, जितनी भी कैपेसिटी है उसकी सेल लाइफ हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि उसकी 10% से ज़्यादा कैपेसिटी उसकी लॉस ना हो जब वो आप यूज़ में नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने उसे स्टोर करा हुआ है। एक सेल बन के आया, हमने अपनी अलमीरा में उसे रखा है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे अपने रिमोट में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी सेल लाइफ हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो आपकी 10% से ज़्यादा जो ओरिजिनल कैपेसिटी है उसके 10% से ज़्यादा ना लूज़ करे। देखिए, जब भी हम सेल को स्टोर कर रहे हैं, वो यूज़ में भी नहीं है, तब भी कुछ फैक्टर्स ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी कम होती है। जैसे ड्राइंग अप ऑफ पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट ड्राई हो सकता है, या कुछ और केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, हीट की वजह से हो सकते हैं वो केमिकल रिएक्शंस। उसकी वजह से आपकी किसी सेल की जो लाइफ है वो कम हो सकती है। तो इस डेफिनेशन को अभी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर हीट की वजह से ये सारे प्रोसेसेस स्पीड अप हो रहे हैं, उसकी सेल लाइफ कम हो रही है, तो हमें आप अपने सेल को कूलर प्लेस पे स्टोर करना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स, जिसमें ड्राई सेल इसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है वो काइंड ऑफ ड्राई है। ठीक है, वो पेस्ट है, वो लिक्विड नहीं है। मेनली यूज़ होता है आपके होम एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, जैसे आपके रिस्ट वॉच है उसमें ड्राई सेल यूज़ होगा, कैलकुलेटर है, फ्लैश लाइट बैटरीज है। अब हम पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ स्पिलेज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो हम
जो इक्विपमेंट है, जो पोर्टेबल इक्विपमेंट्स है, उनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ड्राई सेल में ही प्राइमरी सेल्स भी रहेंगे और कुछ सेकेंडरी सेल्स भी रहेंगे, उन्हें स्टडी करते हैं। दिस वन इज़ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में रहेगा आपके पास कार्बन जिंक सेल, एल्केलाइन सेल, लिथियम सेल, मर्करी सेल एंड सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये आपके सारे के सारे प्राइमरी सेल्स हैं, ठीक है। तो इनके नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेल्स में कौन कौन से सेल हैं और इसमें कितनी आउटपुट वोल्टेज आ रही है, इसकी कितनी है, इन सब की कितनी है। उसका आप एक फाइनल लेक्चर को स्टडी करने के बाद एक फाइनल टेबल बना लीजिएगा और उसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ड्राई प्राइमरी सेल्स हैं, ड्राई प्राइमरी सेल्स, ठीक है। प्राइमरी सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है और इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें कुछ पेस्ट टाइप का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें ड्राई सेल कह रहे हैं, ठीक है। देन देयर आर सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल में लिथियम कार्डियम सेल है, सॉरी निकल कार्डियम सेल है, कैडमियम सेल है, लिथियम आयन सेल है एंड लेड एसिड सेल है। इसमें से ये आपका वेट सेकेंडरी सेल है एंड दीज टू आर योर ड्राई सेल। निकल कैडमियम इज़ योर ड्राई सेल एंड लिथियम आयन इज़ योर ड्राई सेल। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, कौन से प्राइमरी सेल हैं, कौन से सेकेंडरी सेल्स हैं, कौन से ड्राई हैं, उनमें से कौन से वेट हैं और इनकी वोल्टेज क्या है, वो चीज़, वो सारी ये जो फैक्टर्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बन जिंक सेल, या फिर कई बार आप इसे देख सकते हैं कुछ बुक्स में इसे जिंक कार्बन सेल भी कहा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, one and same thing, it is one and same thing. This is the oldest and most widely used commercial dry cell. कई बार पेपर में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में कुछ एक इस तरह का पेपर क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सा जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। तो ठीक है, तो कार्बन जिंक सेल जो है वो काफ़ी कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जिंक है आपके पास, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगी, हमने कहा है कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अनदर वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड अनदर फैक्टर इज इलेक्ट्रोलाइट। यही तीन चीज़ें जो हैं वो आपके हर एक सेल में डिफरेंट रहेगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी वोल्टेज कुछ डिफरेंट आने वाली है। तो देखिए जो जिंक है आपका, यहाँ पे कंटेनर जो है वो भी जिंक का बना होगा और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो कार्बन है उसे हम इंसर्ट करेंगे मिडल में और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट हम इसमें यहाँ कौन सा यूज़ करेंगे, पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन्हीं सब में रिएक्शंस हो रहे होंगे, उन रिएक्शंस को मैं मिस कर रही हूँ। अगर आप कुछ ऐसे पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें ये केमिकल रिएक्शंस भी ज़रूरी हैं, तो आप कुछ और सोर्सेज को भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है इसमें, 1.4 वोल्ट टू 1.6 वोल्ट, ठीक है। तो आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ेंगे तो डिफरेंट तरह की वोल्टेज उसमें गिवन है, ठीक है। तो कई बार आप अगर नेट से पढ़ रहे हैं तो 1.5 वोल्ट है, जो आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपके पास एक बुक है, रेफरेंस बुक, जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, BL थरेजा की बुक है, उसी बुक के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है। हालांकि सिर्फ उसी बुक को पढ़ने से आपका पेपर बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसमें इन डेप्थ नहीं दे रखा है और पेपर का लेवल हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसमें आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज की रेंज कुछ इस तरह से दे रखी है। तो डिफरेंट सोर्सेज में आप थोड़ा डिफरेंट देखोगे, बट ये देखो 1.5 वोल्ट भी इस दोनों रेंज के बीच में ही आता है। तो पेपर में हो सकता है कि आपको एक रेंज गिवन हो या एक वोल्टेज गिवन हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें एक 1.5 है, एक 2.5 है, एक 3 वोल्ट है, एक 4 वोल्ट है। तो आप क्या चूज़ करोगे, 1.5 वोल्ट चूज़ करोगे। हो सकता था यहाँ 1.4 वोल्ट दे रखा होता और बाकी की ऑप्शंस इसी तरह से रहते, तो ये आप 1.4 चूज़ करते, तो 1.5 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज ही आप कार्बन जिंक सेल के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ी कंपोजिशन रहेगी तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस रहती हैं। हम आइडियल चीज़ हम एम कर रहे हैं 1.5 वोल्ट के लिए, बट कुछ एक वोल्टेज में ऊपर नीचे, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन जिंक सेल जो आउटपुट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज या वोल्टेज रेटिंग जिसे हम कहते हैं, वो इसकी है 1.5 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। और करंट रेटिंग है 250 मिली एम्पियर, या एम्पियर में 0.25 एम्पियर हम इसे कहेंगे। तो ये आपका है कार्बन जिंक सेल। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर एल्केलाइन सेल। एल्केलाइन सेल ऐसा है जिसमें हम एल्केलाइन टाइप का इलेक्ट्रोलाइट
यूज़ कर रहे हैं उसे अल्कलाइन सेल कह रहे हैं। अगर कार्बन जिंक से इसे कंपेयर करें तो इसकी हायर एनर्जी डेंसिटी है, लॉन्गर सेल्फ लाइफ है, और वोल्टेज ये सेम प्रोवाइड करता है। 1.5 वोल्ट के आसपास ही इसकी आउटपुट वोल्टेज या वोल्टेज रेटिंग रहेगी, बट फिर भी इसकी लॉन्गर सेल्फ लाइफ है और हायर एनर्जी डेंसिटी ये प्रोवाइड करवाता है। अब एल्कलाइन जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कौन से रहेंगे, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एक एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरह के हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ करेंगे और इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू जिंक कार्बन टाइप ऑफ सेल। अब जो एल्कलाइन सेल हम पढ़ने वाले हैं, मैग्नीज एल्कलाइन सेल आपका एल्कलाइन है, वो नेम में ही गिवन है। निकल कैडमियम जो आपका सेकेंडरी था, वो भी उसमें भी हम एल्कलाइन, उसे भी हम एल्कलाइन सेल कहते हैं क्योंकि इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो एल्कलाइन नेचर का है। मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल और लेड एसिड सेल, ये भी सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी दीज आर प्राइमरी सेल्स। तो मैग्नीज एल्कलाइन इज ऑल्सो योर प्राइमरी सेल। इसमें क्या है, जिंक जो है वो आपकी एनोड की तरह यूज़ हो रही है और मैग्नीज डाइऑक्साइड आपकी कैथोड की तरह यूज़ हो रही है। ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोड्स कहा उसमें हमने कहा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो आपकी उसी तरह से हम कह रहे हैं एक एनोड है एक कैथोड है, क्योंकि दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल है आपका, वन इज़ एनोड एंड वन इज़ कैथोड। तो मैग्नीज एल्केलाइन में आपकी एनोड जो है वो जिंक की है और कैथोड जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की है। अब हमने कहा कि एल्केलाइन सेल है तो इलेक्ट्रोलाइट कुछ एल्केलाइन होना चाहिए, तो इसमें हम यूज़ करेंगे या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंडक्टिविटी इसकी हायर है एज़ कम्पेयर टू कार्बन जिंक सेल, और आउटपुट वोल्टेज वो कार्बन जिंक के की तरह ही प्रोवाइड करती है, दैट इज़ योर 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट इज़ योर मरकरी सेल। मरकरी सेल को मर्क्यूरिक सेल या फिर बटन सेल भी कह सकते हैं। प्राइमरी सेल है, एल्केलाइन यूज़ करेंगे। तो एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ हो रहा है, पेस्ट मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब कैथोड और एनोड किस तरह की बन रखी है, ठीक है, कैथोड में मरकरी ऑक्साइड है एंड ग्रेफाइड, और एनोड है वो प्यूरिफाइड जिंक पाउडर है। बटन सेल, इस तरह के सेल आपने देखे होंगे, कुछ ट्वाइस में इस तरह के सेल भी यूज़ होते हैं। आपने अगर ट्वाइस देखे होंगे उनमें छोटा सा इस तरह का सेल यूज़ होता है। ठीक है, अब इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी है, दैट इज़ 1.35 वोल्ट। कैपेसिटी आपकी जिंक कार्बन बैटरी से मरकरी सेल की ज़्यादा है। देखिए वॉचेस में भी इस तरह के सेल्स यूज़ होते हैं, आपके टॉयज़ में इस तरह से होते हैं, हियरिंग एड्स, कैमरास, कैलकुलेटर्स, इस तरह की एप्लीकेशन में आपका मरकरी सेल यूज़ होगा। इसकी आउटपुट वोल्टेज आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा सेल है, एल्केलाइन है, कौन सा है, प्राइमरी सेल है, ये चीज़ें आपके ध्यान रखने लायक हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर लिथियम सेल। लिथियम को लिथियम मेटल बैटरीज भी कहा जा सकता है। वोल्टेज कितनी है, अब वोल्टेज की एक रेंज है, 1.5 वोल्ट से लेके 3.7 वोल्ट तक आपका लिथियम सेल प्रोवाइड करवाएगा। आप देखिए एनोड क्या है, मेटालिक लिथियम, मैग्नीज डाइऑक्साइड आपकी कैथोड है, और सॉल्ट ऑफ लिथियम डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सेल सॉल्वेंट इज योर इलेक्ट्रोलाइट। ये भी आपका एल्केलाइन सेल है, प्राइमरी सेल है। वोल्टेज आपके पास ये गिवन है, एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट भी गिवन है। कहाँ यूज़ होता है, क्रिटिकल डिवाइसेस, पेस मेकर्स और अदर मेडिकल डिवाइसेस में आपका लिथियम सेल यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज सिल्वर ऑक्साइड। ये भी आपका एक प्राइमरी सेल है। ओपन सर्किट वोल्टेज है 1.5 वोल्ट की। ज़्यादातर जो वोल्टेजेस आप देख रहे होंगे वो 1.5 वोल्ट हम देख रहे हैं। सिर्फ हमने लिथियम सेल की कहा कि एक रेंज है, दैट इज़ 1.5 से लेके 3.7 तक। अब इसमें जो कैथोड है वो सिल्वर ऑक्साइड का है, एनोड जिंक का है, और एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट में हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बटन साइज़ का रहेगा, कैमरास में यूज़ हो रहा है, हीयरिंग एड्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में जो फर्स्ट हम करने वाले हैं वो निकल कैडमियम सेल्स है। दिस इज ड्राई सेल। ड्राई हमने कहा ड्राई के अंडर बट रिचार्जेबल, दैट मीन्स सेकेंडरी सेल्स। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये इसके केमिकल नेम्स है, NiCd, कैडमियम के लिए Cd और निकल के लिए Ni या फिर NiCad, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है, जिसमें आपका कैडमियम जो है वो एनोड है और निकल प्लेट जो है वो कैथोड है। ठीक है, और
ये आपका अल्कलाइन सेल है, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज जो रहेगी उसकी एक रेंज है 1.25 टू 1.5 वोल्ट, ठीक है। और कुछ बुक्स में आपको 1.2 वोल्ट भी रहेगा, तो ये रेंज भी याद रख लेंगे। कुछ भी इसके आसपास की वोल्टेज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी तो आप उसे टिक करके आएंगे, ठीक है। 1.2 वोल्ट होगी तो आप 1.2 वोल्ट उसे टिक करेंगे, ठीक है। लो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्योंकि सेकेंडरी सेल है, जब डिस्चार्ज हो चुका और जब हमें उसे चार्जिंग करनी है तो हमें फिर से करंट पास करवाना होगा, इसीलिए इसका लो इंटरनल रेजिस्टेंस है। इट कैन डिलीवर हाई करंट्स, बिल्कुल हाई करंट्स डिलीवर कर सकता है क्योंकि ये सेकेंडरी सेल्स है, ठीक है। ये अभी आपके यूज़ नहीं होते निकल कैडमियम सेल्स, क्योंकि जब हम इन्हें डिस्कम्पोज करते हैं तो उसका कुछ एक रिएक्शन रहेगा जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो अब हम इन्हें यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट वन इज़ योर लिथियम आयन सेल। इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड है लिथियम आयन सेल का कार्बन का, और पॉजिटिव है मेटल ऑक्साइड का। इलेक्ट्रोलाइट है लिथियम सॉल्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जिस तरह से लिथियम सेल का था उसी तरह से लिथियम आयन सेल का भी सेम ही इलेक्ट्रोलाइट है। लैपटॉप्स, आईपॉड और सेलफोन्स की जो बैटरीज होती हैं वो लिथियम आयन सेल से बनी होती हैं। वोल्टेजेस देखेंगे 3.2, 3.6, 3.7, 3.8 वोल्ट। जब हम इसे डिस्कम्पोजिंग कर रहे हैं हम इसकी, तो लेस हार्मफुल केमिकल पे इम्पैक्ट उसका कम है, तो हम निकल कैडमियम सेल्स के बजाय हम लिथियम आयन सेल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका लिथियम आयन सेल है। अब ड्राई सेल की टेस्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं? द कंडीशन ऑफ अ बैटरी कैन बी चेक्ड बाय टर्मिनल वोल्टेज डेवलप व्हेन इट इज कनेक्टेड टू लोड, ठीक है। इफ दिस वोल्टेज इज लेस देन 80% ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज इट शुड बी रिजेक्टेड। किस तरह से हम ड्राई सेल को चेक करेंगे कि वो यूज़ करने लायक है या नहीं है? तो उसे चेक करने के लिए हम उसे लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, और अगर उसकी वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज के 80% से कम है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, और 80% से ज़्यादा है तो हम उसे यूज़ करेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज कौन सी है? जो हमने अभी पढ़ी, जो 1.5 वोल्ट है, या जो एक रेंज गिवन है, ठीक है, 1.5 टू 3.6 या 3.7, जो भी वोल्टेजेस हैं दैट आर योर ओपन सर्किट वोल्टेज। जो वोल्टेज रेटिंग है उसका 80% से अगर कम आपका ड्राई सेल प्रोवाइड करवा रहा है तो हम उसे उस सेल को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ योर लेड एसिड सेल, ठीक है। ये है वेट सेकेंडरी सेल, ठीक है, ड्राई सेल नहीं है। अभी तक जितने भी सेल्स हमने पढ़े वो ड्राई सेल थे, अब ये लेड एसिड सेल आपका वेट सेकेंडरी सेल है। इस पे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस पे आ रखा है। प्योर लेड आपका नेगेटिव साइड पे है या आपका कैथोड पे है, एनोड पे है, एंड लेड पेरोक्साइड ऑन पॉजिटिव साइड कैथोड पे। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ओपन सर्किट वोल्टेज आपके पास ये गिवन है फ्रॉम 2 to 2.2 वोल्ट व्हेन फ्रेश, इट शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट्स वोल्टेज इज फॉलन टू 1.85, या कुछ सोर्सेज में ये 1.75 वोल्टेज भी है, ठीक है। जब इसकी वोल्टेज, जब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं और इसकी वोल्टेज अगर 1.75 या 1.85 वोल्ट से कम हो चुकी है तो हम उस सेल को यूज़ नहीं करेंगे, हम पहले उसे चार्ज करेंगे देन हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ड्राई सेल के कंपैरिजन में इसकी कैपेसिटी हायर है, लार्जर है। कहाँ यूज़ हो रहा है? पोर्टेबल लेड एसिड बैटरीज है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, कार्स और मोटर व्हीकल्स में यूज़ होंगी, ठीक है। तो कितना ये वोल्टेज दे रहा है? 2 वोल्ट के आसपास दे रहा है, ठीक है। तो कितनी वोल्टेज हमें चाहिए? अगर सपोज़ हमें 12 वोल्ट चाहिए किसी कार के लिए तो हम 6 सेल्स यूज़ कर लेंगे कि इस अकॉर्डिंग कि ये वोल्टेज कुछ 2 वोल्ट के आसपास दे रहा है। तो ये चीज़ कितनी वोल्टेज ये दे रहा है ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसी पे आपका क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में। बैटरी रेटिंग हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर आवर्स में। ये कितना डिस्चार्ज करंट, देखिए डिस्चार्ज करंट है, चार्जिंग करंट नहीं है, डिस्चार्जिंग करंट है, कि कितने टाइम के लिए आपका कोई एक सेल है वो कितना करंट प्रोवाइड करवा रहा है, उसे हम बैटरी रेटिंग कह रहे हैं। एम्पियर आवर में एम्पियर करंट के लिए और कितने टाइम के लिए वो आपका डिस्चार्जिंग करंट प्रोवाइड करवा सकता है, तो वही गिवन है। लेकिन नॉर्मली हम इसे करते हैं कि 20 आवर्स रेट, 20 घंटे के लिए हम इसे मेज़र करते हैं कि सपोज़ अगर 100 एम्पियर आवर है तो क्या है 20 आवर्स के लिए कितना करंट रहा होगा। अगर 100 एम्पियर आवर है 20 आवर्स के लिए 5 एम्पियर का करंट रहा होगा, ठीक है। और
आउटपुट वोल्टेज जो है ओपन सर्किट वोल्टेज 1.75 या 1.85 वोल्ट से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो आप अपने सेल को अगेन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसी चैप्टर में आपका फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी हैं विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम चाह क्या रहे हैं, सेल से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ करंट या वोल्टेज हम उससे ले रहे हैं। तो ऐसा हमने अभी तक जो देखा, हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। बट फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब लाइट, तो इसमें क्या रहा होगा, लाइट एनर्जी को कोई एक ऐसा डिवाइसेस भी हैं जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो उन डिवाइसेस पे हम लाइट डाल रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। बट इस टॉपिक को हम अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए आपको सेमीकंडक्टर का नॉलेज होना चाहिए। और मैं ये लेके चल रही हूँ कि ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं और अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, आप अभी आपको सेमीकंडक्टर के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिकल पार्ट इस चीज़ का कवर करा। जैसे ही ये टॉपिक्स कवर होते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव करेंगे, हम सेमीकंडक्टर कवर कर लेंगे, एन टाइप, पी टाइप, ये सारी डिस्कशन जब हमारी हो जाएंगी तब हम फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कवर करेंगे, जिसमें हम अपना फोटो वोल्टिक सेल देखेंगे कि उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन कर रहे हैं, हम सोलर सेल देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसे नहीं कवर करेंगे। जब हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आपके सिलेबस का कवर कर लेंगे, उसके एंड में ये चीज़ें आपकी कवर कर दी जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए लेड एसिड सेल इज अबाउट डैश वोल्ट। अभी हमने पढ़ा कितना है, 2.2 वोल्ट, 2 वोल्ट टू 2.2 वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई बट रिचार्जेबल सेल। ठीक है, ड्राई है बट रिचार्ज हो सकता है, दैट मीन्स सेकेंडरी सेल कौन सा है, योर ऑप्शन ए। अभी हमने स्टडी करा, दिस इज योर secondary cell, this is your primary and this is photo electric device. The rating of a battery is usually expressed in, अभी हम पढ़ चुके, this is expressed in ampere hours, कितने घंटे के लिए कितना डिस्चार्जिंग करंट प्रोवाइड करवा रही है आपकी बैटरी या सेल, उसे हम रेटिंग ऑफ ए बैटरी कह रहे हैं। द डीसी आउटपुट वोल्टेज, ये आपका डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन है। द डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए लेड एसिड इज, कुछ ऑप्शंस दे के रखे हैं। अब देखिए, हमने कहा था 2 वोल्ट, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने 2.2 वोल्ट ओके डिस्कस करा, उसमें हमने एक क्या कहा 2.2 वोल्ट, बट इसमें तो 2.2 वोल्ट नहीं दे रखा है, बट 2.2 के आसपास कौन सा है, दैट इज 2.1 वोल्ट। तो हम आपके आंसर आप 2.1 वोल्ट टिक करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ठीक है कि आप 2 वोल्ट ही लेके चलो, क्योंकि हमने देखा फ्रॉम 2 वोल्ट टू 2.2 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। 2 वोल्ट दे रखा है तो उसे चूज़ कीजिए। ठीक है, प्रायोरिटी आप इसे देंगे या इस रेंज के बीच में कुछ भी एक वोल्टेज है उसमें से आप वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल, दिस इज अ प्राइमरी सेल, एल्केलाइन इज ऑल्सो प्राइमरी सेल, जिंक क्लोराइड इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेल, एंड दिस वन लेड एसिड जो हमने अभी पढ़ा, दिस इज योर सेकेंडरी सेल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को लाइक कीजिए। बहुत से बच्चे हैं नेक्स्ट वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, बट हमारी वीडियोस को आप लाइक करना क्यों भूल जाते हैं। अगर आप लाइक करते हैं, एक मोटिवेशन बनी रहती है कि आपको सच में हमारा काम पसंद आ रहा है। अगर आपको सच में कोई कंप्लेन है तो आप मेल कर सकते हैं examspreptarget@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कौन से और पेपर्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर उनका सिलेबस कुछ इस पेपर से डिफरेंट है तो आप हमें वो बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। अब ये वाला लेक्चर आपका थोड़ा डिले के साथ अपलोड हुआ, आगे के लेक्चर आपके कंटिन्यूटी में अपलोड होते जाएंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा हमारी वीडियो से सीखा है। क्योंकि देखो, एक वीडियो को आपके सामने लाने में बहुत सी मेहनत लगती है, बहुत से सोर्सेज से आपकी जो पीपीटी है वो तैयार करी जाती है, फिर बहुत अच्छे से उसे रिकॉर्ड करा जाता है ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज गेन करें। हमारा मोटिव यही रहता है कि आपका टाइम वेस्ट ना करें, कि अगर आपने एक टॉपिक पे वीडियो देख ली है तो मेरा ट्राई ये रहता है कि उसमें आप जो भी
पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ नॉलेज उसमें दिया जाए। अगर आप छोटे लेवल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो डिस्कशन होती है या जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस होते हैं वो छोटे लेवल के पेपर होते हैं, देन आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज़ करा जाता है। तो आई होप अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आपने कुछ ना कुछ उस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आप कुछ भी ऐसा नया सीखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अभी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।